सभी लोगों को नमस्कार मेरा। आज देश के तमाम राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ भारत का एक नागरिक होने के नाते। आप लोगों को भी पता होगा कि देश में कुछ समय से थोड़ा उथल-पुथल चल रहा है, अपने राज्य में भी चल रहा है, यूपी में भी। उसी मुद्दे पर मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। पहली बार मैं वीडियो ये बना रहा हूँ यूट्यूब पर। नहीं तो मैं पहली बात किसी भी मुद्दे पर वीडियो बनाता नहीं हूँ अपने। लेकिन मैंने कहा कि आज किसी भी मुद्दे पर अपना वीडियो रखूं। सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं कि जो देश में पिछले 1-1.5 महीने से मैं सुन रहा हूं कि हाँ, प्राइवेट स्कूलों के द्वारा पब्लिक को ठगा जा रहा है, जनता को ठगा जा रहा है। उससे महंगी-महंगी किताबें ज़बरदस्ती एक निर्धारित दुकानों से खरीदवाई जा रही हैं। तो सबसे पहली गलती तो मैं उन प्राइवेट स्कूलों की गलती नहीं दूँगा, गलती उन अभिभावकों को दूँगा जो अपने बच्चों को ये विचारधारा बन गई है कि हाँ, प्राइवेट स्कूल से या महंगे स्कूल से, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ने लिखने से ही हमारे बच्चे सफल हो जाएंगे। तो ये आपकी गलत विचारधारा है और आप लोगों की गलती है सबसे पहले कि जो आप लोग उस प्राइवेट विद्यालय में या प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं। सरकार ने भी व्यवस्था कर दी है कि प्राइमरी से लेकर कक्षा 8 तक के स्कूल जो प्राइमरी विद्यालय हैं वहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है। वहाँ पर आपको बच्चों को फ्री में पढ़ाया भी जाएगा, प्लस डिनर लंच भी दिया जाता है, दोपहर का भोजन भी फ्री में है, कॉपी किताब से लेकर स्कूल बैग ड्रेस सब कुछ फ्री में है। उसके बाद भी एक विचारधारा बन गई कि हाँ, अगर हमारा बच्चा प्राइमरी में पढ़ेगा तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा और अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो सफल हो जाएगा या कोई बड़ा आदमी बनेगा। तो ये विचारधारा निकाल दीजिए और इसी चीज़ का फ़ायदा जो प्राइवेट विद्यालय स्कूल वाले हैं वो लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। अब भाई, जब बकरा खुद गया है कसाई के पास कटने के लिए तो उसमें कसाई का दोष तो है नहीं, उसमें दोष आप ही लोग का है ना। उसके बाद भी अगर महंगे स्कूल में पढ़ाने से अपने बच्चे को, अगर आपको बच्चे को ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत पड़ रही है तो इससे बड़ी मूर्खता वाली कोई भी बात है नहीं आप लोगों के लिए कि एक तो आप लोग सोसाइटी में दिखाने के लिए कि हमारा बच्चा महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, और उसके बाद फिर आपको कोचिंग पढ़ाने की क्या ज़रूरत पड़ जा रही है। 3 से 4,000 रुपये या 5,000 रुपये, या हो सकता है कहीं कहीं किसी स्कूल में जो टॉप लेवल के स्कूल हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट के नंबर 1 जिनको कहा जाता है, उनका फीस हमारे ख्याल से 6 से 7,000 रुपये हो। और जो बस का किराया है या कापी किताब स्कूल बैग का, उसको तो आप हटा दीजिए। मैं कहता हूँ अगर आप लोग को अपने बच्चों को पढ़ाना ही, भले ही ये धारणा बन गई है कि हाँ, हम प्राइमरी विद्यालय में लिखवाएंगे या प्राइमरी स्कूल में जो राज्य सरकार द्वारा खोला गया है निःशुल्क वाला, उसमें लिखवाएंगे तो हमारा बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा या पढ़ नहीं पाएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइमरी विद्यालय आप वहीं पर अपने बच्चे को लिखवाइए। और आपको पता है ना कि हाँ, कोचिंग पढ़ाने की ज़रूरत है तो आपको जो बच्चा पढ़ेगा उसका तो आपको कोई फीस नहीं देना पड़ेगा। क्लास 8 तक, नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक आपको 1 रुपये फीस नहीं देना है। आपका बच्चा फ्री में पढ़ेगा, स्कूल कॉपी किताब बैग सब कुछ फ्री मिलेगा। उसके बाद आपको कोचिंग ही पढ़ाना है। कोचिंग तो आपको वैसे भी पढ़ाना रहता है, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में या टॉप लेवल के स्कूल में, किसी भी स्कूल में पढ़ाएं, कोचिंग तो पढ़ाना है, आपकी मजबूरी है। तो मैं कहता हूँ अगर आपको, मैं मान लेता हूँ कि हाँ, सरकार के स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, चलो ठीक है, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, इसको मैंने मान लेता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि हर विद्यालय में ऐसा होता है कि पढ़ाई नहीं होती है। अधिकतर विद्यालय ऐसे हैं कि एक से एक जो टीचर अभी भर्तियाँ हुई है, सीटेट टेट क्वालीफाई है, सुपर टेट क्वालीफाई होकर तब आते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं। और जबकि जो प्राइवेट स्कूल के टीचर होते हैं उनसे ज़्यादा टैलेंटेड और बुद्धिमान और ज्ञानी होते हैं। तो ये विचारधारा आप अपने मन से निकाल लीजिए कि जो सरकारी विद्यालय वहाँ पर पढ़ाई नहीं होती। और आपको अगर ये भरोसा है कि हाँ, पढ़ाई नहीं होती तो ठीक है, आप डिग्री उस स्कूल से दिलवाइए, भले ही आपका बच्चा कुछ तो पढ़ेगा। ऐसा तो है ना कि कोई भी विद्यालय है सरकारी वहाँ पर शून्य पढ़ाई होती है। भाई, मैं मान लेता हूँ कि 50% पढ़ाई होती है। तो आपको जब वैसे भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बावजूद आपको कोचिंग या ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है आपके लड़के, तो एक अच्छा टीचर रख दीजिए अपने घर के लिए, क्योंकि कोचिंग तो आपको पढ़ाना ही है। तो भले ही आपको कोचिंग पढ़ाना है तो एक 1,000 या 2,000 रुपये में बढ़िया ब्रिलियंट अच्छे टीचर मिल जाएंगे आपको। आप अपने लड़के को कोचिंग पढ़वाइए और स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में लिखवाइए।
लेकिन ये मत कहिए कि हाँ उन्होंने ठग लिया या उन्होंने हमसे लूट लिया, ये आप लोग की खुद ही गलती है। इसीलिए जो स्टेट गवर्नमेंट है या राज्य सरकार है, अधिकतर लोग यही एक जो बड़े-बड़े ये विद्यालय हैं इंग्लिश मीडियम या टॉप लेवल के, ये इसे किसके विद्यालय हैं? ये बड़े-बड़े उद्योगपतियों के हैं या तो जो विधायक और सांसद हैं, किसी भी पार्टी के विधायक या सांसद उनके स्कूल हैं। और वो लोग किसी-किसी प्राइमरी विद्यालय में मैंने देखा कि अधिकतर में तो बेंच या टेबल का व्यवस्था हो गया, लेकिन अभी-अभी कहीं-कहीं पर ज़मीन में टाट पट्टी बिछाकर पढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है कि मैं राज्य सरकार से यह आग्रह करूँगा कि हाँ, जो भी विद्यालय में ये सब व्यवस्था नहीं उसको विद्यालय में व्यवस्था हो जाए। लेकिन अधिकतर जो बड़े कॉलेज या स्कूल हैं वो किसके हैं? वो इन्हीं विधायक और सांसद के हैं। और वो लोग इसको लेकर आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? क्योंकि इसको लेकर आवाज़ उठाएँगे तो जो उनका इनकम है ऊपरी कमाई, उसी से ये लोग कमाते हैं। और अधिकतर कॉलेज जो हैं, जो कहीं-कहीं कई ज़िले में जो सरकारी कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है, क्यों नहीं है? प्राइवेट कॉलेज क्यों खुला है या प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों खुला है? इसीलिए खुला है कि ये लोग सोचते हैं कि एक तो हमारे टैक्स के पैसे का जीविकोपार्जन करते हैं, क्योंकि इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतना पौरुष नहीं है कि ये लोग जीविकोपार्जन भी अपना खुद का कोई व्यवसाय या काम धंधा करके कर ले। एक तो हमारे सबके टैक्स का जो पैसा रहता है, हम लोग सुबह से लेकर जो खाते पीते हैं, जो भी खरीदारी करते हैं, वही टैक्स का पैसा जाता है। और ये बात जितने भी लोग हमको सुन रहे हैं, आप लोग को गंभीरता से आप लोग को सोचना पड़ेगा कि जितने विधायक सांसद हैं, वो लोग इस मुद्दे को इसीलिए नहीं उठाते कि उनका जो कमाई है, ऊपरी कमाई, वो तुरंत बंद हो जाएगा। और ये बात आप लोग को गंभीरता से समझना पड़ेगा। और जिस भी किसी विद्यालय में आप लोग विद्यालय में एडमिशन करवाइए अभी इसी सत्र से 2026-27 से, और जहाँ भी व्यवस्था ना उसका वीडियो बना के, अगर जब मान लो जैसे ये सीटी टेबल या बेंच का व्यवस्था नहीं है तो उसका वीडियो बना के आप लोग भेजिए कि यहाँ पे इस चीज़ का व्यवस्था नहीं है, या फिर जाके ज्ञापन दीजिए बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ या डीएम के यहाँ कि हाँ हमारे यहाँ इस विद्यालय में बेंच की व्यवस्था नहीं है। तो हो सकता है वहाँ बेंच की व्यवस्था करें। और जो भी विधायक, चुनाव आने वाला है, 2027 में चुनाव आएगा, उसके बाद 2029 में आएगा। सबसे पहले तो जो भी विधायक सांसद आए आपसे वोट मांगने, या कोई भी जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी का हो, चाहे सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, सबसे पहले तो एक प्रश्न कर ले कि आपने इतने सालों तक हमारे व्यक्तिगत रूप से जितने भी हमारे ये आप लोग को चुनाव में वोट देकर जिताते हैं, जितनी भी जनता है, आपने व्यक्तिगत रूप से उनका क्या स्वार्थ सिद्ध किया, या उनके लिए बेहतरी के लिए, उनको जीवन के बेहतर बनाने के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुनियादी ढांचा को सुधारने के लिए, और क्या कहते हैं, अस्पताल बनाने के लिए, रोजगार के लिए। सबसे बड़ी समस्या तो बेरोजगारी ही है। उसके लिए आपने क्या किया? पहली बात तो इनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, और जवाबदेही इसलिए नहीं तय होती है, और जनता को कुछ जागरूकता की कमी है। उनको पता ही नहीं है कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, चुनाव होता है, हम लोग वोट देते हैं, फिर सरकार बन जाती है, विधायक सांसद बन जाते हैं, ये व्यवस्था क्यों है? उनको जो अभी तक बहुत से लोग हैं, इस 140-42 करोड़ की आबादी में लगभग हमारे ख्याल से जहाँ तक है कि 60 से 70 करोड़ लोगों को अभी तक ये जो राजनीतिक व्यवस्था है इसके बारे में पता नहीं होगा। तो इसीलिए मैं एक उदाहरण देकर समझाना चाहता हूँ कि ये व्यवस्था क्यों गड़बड़ हुई है। ये व्यवस्था इसलिए गड़बड़ हुई है कि एक उदाहरण मैं देता हूँ कि अगर जैसे अभी मान लीजिए कोई इंसान है, आप देखेंगे बड़े-बड़े अमीरों के घर, या इन्हीं विधायक या सांसद का मैं उदाहरण ले लेता हूँ, या कोई भी अमीर इंसान या कोई दुकानदार हो मान लो बड़ा, कोई बिजनेसमैन अपने घर में नौकर रखता है ना। एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कोई नौकर रख लिया कि तुम्हें सब्जी लाना है, कोई नौकर रख लिया कि घर का राशन लाना है, कोई झाड़ू पोछा लगाने वाला है, कोई ड्राइवर। अब अभी मान लीजिए आप सब्जी लाने के लिए किसी नौकर को 10 रुपया या 100 रुपया दिया, सब्जी लाया वो 80 रुपये का, और 20 रुपये रख लिया। अब जो 20 रुपये रख लिया, ना तो आपने उससे हिसाब मांगा कि भैया कितना सब्जी है, और ना ही उसने वापस किया। तो क्या आप लोग को के साथ धोखा नहीं हुआ? यह सेम यही चीज़, आपने हिसाब मांगा ही नहीं और उसने 20 रुपये उसको क्या कर लिया, गोल कर लिया, अपने पास रख लिया। यही चीज़ राजनीतिक व्यवस्था में हो रही है। जो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, ये जब जीत के चले जाते हैं तो ना तो इनकी कोई जवाबदेही तय होती है, और ना ही हम लोग हिसाब मांगते हैं कि सांसद निधि का पैसा आता है 5 करोड़ रुपये एक साल में, विधायक का पैसा आता है 5 करोड़ रुपये एक साल में।
तो इन सब चीज़ का हम लोग हिसाब नहीं मांगते हैं और ना ही ये लोग हिसाब देते हैं, क्योंकि ये लोग मलाई खाने के लिए ही जीते हैं। कोई राष्ट्र सेवा करने या समाज सेवा करने के लिए थोड़ी आया है जो कहता है कि सेवा करने के लिए हम आए हैं। वो इसीलिए आता है कि आराम से जीविकोपार्जन हमारा ज़िंदगी कटे, आराम से बिना कुछ किए मेहनत किए हम अपना एक बार जीत जाएँ और आराम से सरकार एक विधायक और सांसद के ऊपर लगभग सब कुछ मिला दिया जाए, वेतन सहित सारा भत्ता। ये लोग 5 लाख रुपए खर्चा करती है। अब आप लोग सोच लीजिए कि जो 5 लाख आता है और यूपी में 403 विधायक हैं, संसद में 550 सांसद हैं, इनका जो बजट जारी किया जाता है खर्चा पर, वेतन भत्ता दिया जाता है, टेलीफोन खर्च, इंटरनेट खर्च, पानी बिल, बिजली बिल, प्लस आवास दिया जाता है, खाने पीने की व्यवस्था, ये सब कहाँ से आता है? ये लोग जो हम लोग टैक्स का पैसा देते हैं इसी से आता है। सरकार कोई बिजनेस, उद्योग धंधा या काम थोड़ी करती है कि उसके पास ये पैसा आता है, और ये बात आप लोग को समझना पड़ेगा। और पिछले कुछ समय से जब तक मैं ये भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है इसको मैं जब समझने की कोशिश किया, लगभग 2011-12 से, मैं हमें याद नहीं है, तो मैंने जब धीरे-धीरे समझा, हमें अनुभव हुआ कि ये क्या चल रहा है सिस्टम में, तो पता चला कि ये बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हम लोगों के साथ और सभी लोगों के साथ। एक तो जितने भी विधायक और सांसद हैं या राजनीतिक व्यक्ति है कोई भी पार्टी का, मैं सभी पार्टियों की बात करें, ये जो हमारे देश के युवा हैं ये बहुत ही शौकीन रहते हैं कि हम किसी विधायक के साथ हो जाएं या उनका मतलब उनके साथ रहें, पहचान बनाने के लिए, नाम बनाने के लिए। तो ये आपके साथ बहुत धोखा हो रहा है और आप खुद को ही अपने मतलब धोखा दे रहे हैं अपने साथ खुद को। भाई अगर आप ये सोच रहे हैं कि किसी विधायक या सांसद या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ रहने से हमारा थोड़ा सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा, थोड़ा रुतबा होगा, भौकाल होगा और हमारा थोड़ा नाम हो जाएगा, पहचान होगा, तो ये आप खुद को धोखा दे रहे हैं और बहुत बड़ी गलतफ़हमी में जी रहे हैं। आप अपने जीवन का समय खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। और वो लोग तो चाहते ही हैं जितने विधायक, कि देश की जनता जो है या देश के युवा या देश के जो और अन्य नागरिक हैं, ये प्रौढ़ आदमी, वो लोग तो चाहते हैं कि हमारे पीछे से लगे रहें, देश के जो मेन मुद्दा है उससे भटके रहें और इसी का हमारे पीछे लग के ज़िंदगी बर्बाद कर दें चंद पैसों के लिए। या हो सकता है बहुत लोग रहते हैं कि हमारा थोड़ा नाम हो जाएगा कि हम विधायक जी के साथ रहे मेरे भैया, कोई कहेगा कि ये भैया सांसद जी के साथ रहे हैं। तो वो सब आप लोग की गलतफ़हमी है और इन लोगों से जो रह रहा है सामाजिक रुतबा बढ़ाने, कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप भले ही कोई काम मत कीजिए, अगर आपको खुद ही नाम पहचान बनाना है तो अपने अंदर इतना योग्यता, ज्ञान, कौशल, गुण के बदले आप ऐसा काम कीजिए या ऐसा ऊंचा पद हासिल करिए कोई पढ़ लिख के या और समाज में, कि आपका नाम खुद ऊंचा हो, आपकी पहचान बने। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन लोगों के साथ रहने से हमारा नाम, रुतबा, पैसा, ये पहचान बढ़ जाएगा, तो गलतफहमी में है, क्योंकि ये दूसरों के बैसाखी के सहारे पहचान और नाम बढ़ाना, ये एक दयनीय और लाचार व्यक्ति का लक्षण है, उसका निशानी है। ये दिखाता है कि आप कितने दयनीय हैं, क्योंकि आपके में अंदर इतना पौरुष नहीं है, इतना क्षमता नहीं है कि अपने दम पर मेहनत करके अपने ज्ञान, कौशल या योग्यता के बल पर आप अपना पहचान बना लें। और पहली बात तो चुनाव है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि जो क्या कहते हैं, जो लोग चुनाव लड़ते हैं सबसे आपराधिक पृष्ठभूमि देख लिए। ये लोग, अभी मैं एक उदाहरण देता हूँ कि जो सरकारी नौकरी का भी कोई मान लो तैयारी कर रहा है या सरकारी नौकरी में है, आप पूरे भारत में या यूपी सरकार में आप पता लगाइए कि किसी के ऊपर क्या मुकदमा है, नहीं है। क्यों? क्योंकि एक कर्मचारी सेवा नियमावली बनी है कि वहाँ पर अगर उस नियमावली में यह लिखा है कि अगर किसी के ऊपर आपराधिक मुकदमा है या अगर है तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती या सरकारी नौकरी मिलने में परेशानी आती है। आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं, ये नहीं रहना चाहिए। आप देखेंगे कि कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला चाहे इंसान हो, वो विवादों से या लड़ाई झगड़ा से हमेशा दूर रहता है या डरा हुआ रहता है। इसीलिए, और पहली बात, और जितने भी 52% मैं आप लोगों को 1 मिनट दिखाता हूँ कि देश के जो राजनीतिक दल हैं कितने, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलेक्शन एडीआर की एक रिपोर्ट आती है हर साल। अभी पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, वहाँ पर देख लीजिए अधिकतर जो सत्ताधारी दल है भाजपा, सबसे ज़्यादा वही उसी के पार्टी के लोग, और जो सिटिंग अभी जो जीते वही आपराधिक मुकदमा है और गंभीर
आपराधिक मुकदमा उन लोगों के खिलाफ दर्ज है, और किसी लोग के हत्या, डकैती, बलात्कार, हर प्रकार का मुकदमा दर्ज है, जो गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होती है। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे कि किस पार्टी के कितने लोग आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसीलिए मैंने पूरा सबूत के साथ लेकर आता हूँ कि मैं हवाई बात करने पर विश्वास नहीं करता। आप लोग खुद ही देख लीजिए कि क्या होता है। ये देखिए, आप लोग को साफ साफ दिख रहा होगा, हो सकता है आप लोग को उल्टा दिखे। ये देखिए, आप लोग को दिख क्या होगा, ये ये जो रिपोर्ट है ये एडीआर की रिपोर्ट है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एडीआर कहता है कोई भी चुनाव होता है तो चुनाव से पहले सब लोग अपना आपराधिक डिक्लेरेशन करते हैं कि हमारे खिलाफ ये इस थाने में ये अपराध से संबंध में रिपोर्ट दर्ज है। वही मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ कि किसी भी पार्टी में, अधिकतर पार्टियां जो होते हैं सत्ताधारी दल में जो रहते हैं वही, या विपक्ष में कहते हैं कि हम अपराध मुक्त कर देंगे या हमारे पार्टी में अपराध नहीं। अब ये बताइए, उनसे प्रश्न कीजिए कि भैया जब अपराध मुक्त कर देंगे तो जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं उनको आप टिकट क्यों दे रहे हैं, या जनता टिकट दे रहे हैं तो उनको आप क्यों जितवा रहे हैं। और जनता को यही नहीं पता, जनता ये थोड़े, जितने मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि जितने लोग आपके चुनाव में खड़े हुए हैं, जितने भी कैंडिडेट, उनके आप पहली बात आपराधिक पृष्ठभूमि देखिए। अगर किसी के खिलाफ भी एक भी रिपोर्ट दर्ज हो किसी भी प्रकार का, उसको तो किसी भी कीमत पर आप लोग वोट मत दीजिए, क्योंकि यही लोग जब वोट जीत जाते हैं तो उपद्रव सोसाइटी में करते हैं। एक तो उपद्रव ये करेंगे कि हूटर लगा के चलेंगे जनता को, जबकि हूटर लगाने का अधिकार इस देश में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, गाइडलाइन जारी कर दिया कि हूटर लगाने का अधिकार सिर्फ 3 लोगों को है इस देश में। एक तो पुलिस की गाड़ी हुई, एक तो सेना की गाड़ी हुई, एक तो एम्बुलेंस हुई, यही लोग हूटर लगा सकते हैं। लेकिन मैं देखा हूँ कि कई लोग बिना, जिसको परमिशन नहीं, जो विधायक बन जाता है, 10-10 फार्चूनर लेके चलते हैं ये लोग हूटर बजाते हुए, और सड़क पर उपद्रव करते हैं, आम पब्लिक को डिस्टर्ब करते हैं। भाई उनके लिए कोई विशेष नियम थोड़ी बना है, या वो कोई एक विशेष थोड़ी हो गया कि विधायक हो गए तो कुछ भी करेंगे। भाई सबको सड़क पर चलने का अधिकार है, कोई एक आम इंसान है वो भी चलेगा, उनको भी उतना ही अधिकार है। अब ये थोड़ी है कि अगर वो हूटर लगा लिए तो वो बहुत बड़े अपने आप को दादा समझ लिए कि हम हूटर लगा दिए, हूटर बजाएं तो तुरंत सड़क खाली हो जाए, पब्लिक खाली कर दे, हम ही चले। ये बिल्कुल उपद्रव करते हैं। तो ऐसे लोगों का तो तुरंत आप लोग बहिष्कार करिए, हर हाल में करिए, चाहे जिस पार्टी के हो। अगर आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो उसको तो किसी भी कीमत पर वोट नहीं देना, चाहे जो हो जाए। और प्लस ये जो हूटर वाली जो संस्कृति है, ये संस्कृति बहुत बेकार है। अभी मैं कुछ दिन पहले एक यूपी 42 BK 5151 सफ़ेद रंग की इनोवा है, कोई बाबा जी का है। पिछले कुछ समय से मैं ये भी देख रहा हूँ कि देश में जो बाबा पॉलिटिक्स है, ये बाबा पॉलिटिक्स बहुत चल रहा है। तो कोई अपने आप को बाबा बन गया है, कोई कहा कि हम यहाँ के महंत हैं, कोई यहाँ का महंत है, कोई यहाँ का बाबा, वो अपने ही गाड़ी में हूटर लगा के चलता है। मैंने कई कार अपने इस इलाके में देख चुका हूँ कि हाँ, पिद्दी सा कार ले लेंगे, उसमें हूँ 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 हूटर बजाते हुए चल देंगे, जैसे लगेंगे कि ये बहुत बड़े प्रधानमंत्री या किसी और का कोई बड़े पद पर पुलिस अधिकारी है या सेना का अधिकारी है, हूटर बजाते हुए आ रहा है। और जबकि हूटर बजाना इमरजेंसी, ये कानून के खिलाफ है। और सबसे बड़ी गलती मैंने ट्विटर पर भी ये यहाँ के SSP और DM को भी मैंने कई बार ट्वीट किया कि हाँ, ये UP 42 BK 5151 नंबर है, उस पर आज तक कार्रवाई नहीं हुई। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो अधिकारी लोग हैं, जो बन जाते हैं DM SSP, ये लोग अधिकारी बनने के बाद नपुंसक हो जाते हैं, पौरुष विहीन हो जाते हैं। क्योंकि इनके अंदर ये जो लोग बहुत, जब अधिकारी नहीं बने होते रहते हैं, जब तैयारी करते तो कहते हैं मैं अधिकारी बन जाऊंगा, IAS बन जाऊंगा, IPS बन जाऊंगा, तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, हैं। लेकिन यही इसी से पता चल गया कि ये लोग कितने पौरुष विहीन और नपुंसक लोग हैं। मैंने कई बार इस संबंध में शिकायत किया। तो यही लोग उपद्रव करते हैं कि पहले चुनाव जीत जाएंगे, आप ही लोगों के पैसे का जीविकोपार्जन करेंगे, 5 लाख रुपए महीना कमाएंगे, हम ही लोग से पाएंगे। और प्लस जो सांसद निधि, विधायक निधि मिलता है 5 करोड़ रुपये, आप लोग RTI लगा के पूछिए कि भैया जो हमसे सरकार ने विकास कराने के लिए जो पैसा दिया है, जारी किया है, वो पैसा आप लोग RTI लगा के पूछिए
कि भैया पैसा ये कहाँ गया। और जो कोई भी विधायक आए वोट मांगे, आपसे पूछिए कि सबसे पहले एक राइट, देश में तो राइट टू रिकॉल, जैसे आपका जो अभी मैंने उदाहरण दिया था कि हाँ कोई भी अभी नौकर को सब्जी लाने में वो 20 रुपये रख लिया, तो आखिर में वो जब आपने पूछा है तो वो रख लिया। अभी मान लो वही नौकर तुम्हारे यहाँ चोरी कर दे, तो चोरी कर ले तो क्या करोगे? उस नौकर को पहले बात तो पल भर पीटोगे, कायदे मारोगे, प्लस उसको भगा दोगे। तो यही काम यही लोग भी करते हैं। हमारे लोग का टैक्स का जो विकास का पैसा है ये खा लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, और हम लोग इनका हिसाब ही नहीं मांगते। तो इसीलिए ये लोग इतने उपद्रव करते हैं। तो कहना मैं ये चाहता हूँ कि इन लोग से सबसे पहले तो ये पूछे कि जो देश में राइट टू रिकॉल का है, एक है रिकॉल मीन्स होता है वापसी, और राइट मीन्स होता है अधिकार। यानी कि जैसे हम लोग विधायक चुनने का अधिकार है ना, विधायक सांसद चुनने का अधिकार है, तो वैसे पंचायत स्तर से लेकर और लोकसभा स्तर तक सभी जगह इस संसद में एक कानून पारित होना है कि 1 साल के अंदर राइट टू रिकॉल का कानून आना चाहिए। कि जैसे हम लोग विधायक चुन सकते हैं, वैसे राइट टू रिकॉल के माध्यम से उनको, अगर उन्होंने सही काम नहीं किया तो हम लोग राइट टू रिकॉल कर सकते हैं। ये कानून होना चाहिए। और सभी यूपीएससी एस्पायरेंट से मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि जैसे न्यायपालिका में न्यायमूर्ति आँख बंद करके एकदम निष्पक्ष कार्रवाई करते हैं, वैसे आप लोग भी निष्पक्ष कार्रवाई करना हो तब तो आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। और अगर आप लोग को पौरुष विहीन होकर काम करना है, नपुंसक बनकर, तब तो आप यूपीएससी का ये जो एस्पायरेंट जितने लोग भी हैं हमारे भाई बहन, तब अगर ऐसा करना है तो फिर ये आप लोग वर्दी मत पहनिए, ये एग्ज़ाम की तैयारी ना कीजिए और ना ही बनिए। अगर बिना, चाहे जिस पार्टी के लोग हों या चाहे जितने बड़े लोग हों, कोई भी, आपको अगर कार्रवाई करना है तो निष्पक्ष होकर कार्रवाई कीजिए। ठीक है, यही सब मैं अपने मुद्दे पर कहना चाहता हूँ। अगर आप लोग को ये सब बात सही लगी हो तो टिप्पणी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।